Hello students, I am Dr. Smriti Johari, Associate Professor Zoology, Government JDB Girls College, Kota, and we have started with the first paper और मैं अभी BSc Part 1 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से बात कर रही हूँ. हम जो पेपर पढ़ रहे हैं वो है पेपर 1, दैट इज़ एनिमल बायोडाइवर्सिटी. दैट इज़ वी आर डीलिंग विद द लोअर इन्वर्टिब्रेट फॉर्म्स इन द फर्स्ट पेपर. और आज का यूनिट जो है वो यूनिट 3 है. और अपन ने सिलेंट्रेट पॉरीफेरा पढ़ लिया था, सिलेंट्रेटा स्टार्ट कर दिया था. सिलेंट्रेटा में अपन ने ऑरेलिया के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन भी कर लिया. नाउ द लास्ट टॉपिक लेफ्ट इज द कोरल रीफ फॉर्मेशन इन द सिलेंट्रेट्स. कई बार आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि समुद्री जहाज यात्रा करते करते किसी चट्टान से टकरा गए. अब ये चट्टान पानी में कैसे आई? तो ये होती है कोरल रीफ्स. कोरल रीफ्स को हम मूंगे की चट्टान भी कहते हैं. ये चट्टानें कैसे फॉर्म होती हैं, किस किस तरह की होती हैं, इनका ओरिजिन कैसे होता है, इसके बारे में हम आज डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. तो दीज आर दी कोरल रीफ्स जिनसे कि या मूंगे की चट्टानें होती हैं जिनसे कि जहाज अक्सर टकरा जाते हैं क्योंकि पानी के नीचे होती हैं, सतह के नीचे. और जो पानी के जहाज जा रहे होते हैं उनको मालूम नहीं पड़ता, दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे बहुत सारी चट्टानें हैं और उनसे वो टकरा जाते हैं और उनका डैमेज हो जाता है. तो आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे. तो व्हाट आर कोरल रीफ्स? कोरल रीफ्स क्या होते हैं? ये चूने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइमस्टोन के फॉर्मेशंस होते हैं. और ये किसी एनिमल के ही एक्सोस्केलेटन होते हैं जो कि स्टोनी कोरल्स कहलाते हैं. ये मैड्रीपोर एरिया होता है वो स्टोनी कोरल्स कहलाते हैं. और ये ज़्यादातर लाइमस्टोन या कैल्शियम को रिलीज करते रहते हैं. उनका जो आउटर कवरिंग होता है, उनका प्रोटेक्शन होता है, ये हार्ड हो जाता है, स्टोन लाइक हो जाता है. और ये ऑर्गेनिक मटेरियल होता है और उसके ऊपर ये कैल्शियम या लाइमस्टोन का डिपोजिशन होता जाता है जिसके कारण ये एक पथरीला या बहुत ही सॉलिड सा स्ट्रक्चर बन जाता है. अब इसमें क्या क्या होगा? इसमें कैल्केरियस एल्गी भी होंगे, प्रेजेंट हो रहते हैं. फोरामिनिफेरेंस के एक्सोस्केलेटन्स पाए जाएंगे. मिलीपोराइंस होते हैं एंड अदर कैल्केरियस एल्सायोनेरिया एटसेट्रा जो होते हैं वो ये सब मिलकर स्टोनी कोरल का निर्माण में सहायता करते हैं. कोरल रीफ्स कैसे होंगे? कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे. कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नाम क्या होता है? लाइमस्टोन. ये समुद्र में या खारे पानी में ये आयंस का भी अधिकता होती है, सॉल्ट आयंस की भी, उनका भी डिपोजिशन होता रहता है. और ये दे फॉर्म जनरली द स्केलेटन एंड शेल ऑफ द एनिमल्स. कौन से? सिलेंट्रेट एनिमल्स की. अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है? कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कोरल रीफ्स शैलो वाटर्स में मिलेंगे, हल्के वार्म वाटर कंडीशन होंगी उसमें मिलेंगे. दे आर लिमिटेड टू कॉन्टिनेंटल एंड आइलैंड्स शोर्स पे होंगे. ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ये जनरली पाए जाते हैं. इनमें ये ल्यूक वार्म या गर्म या नॉर्मल टेम्परेचर के जो वाटर होते हैं उसमें पाए जाते हैं. एंड दे कैन नॉट सर्वाइव इन वाटर हैविंग टेम्परेचर लेस देन 22 डिग्री सेंटीग्रेड. मीन्स ठंडे पानी में जहाँ पर की बर्फ़ है या बर्फीले समुद्र जो होते हैं बहुत ठंडे पानी वाले, वहाँ पे ये नहीं पाए जाते. इनको वार्म टेम्परेचर्स ही सूट करते हैं. और ये शैलो वाटर मीन्स कम गहराई वाले पानी में जिसमें कि लेस देन 11 मीटर्स डीप जो वाटर होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं. वहाँ से ये बढ़ना शुरू होते हैं या उगना शुरू होते हैं. और ये ज़्यादातर कहाँ मिल रहे हैं? मालदीव्स आइलैंड्स होते हैं वहाँ पर. इंडियन ओशन में जो मालदीव्स आइलैंड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. वेक आइलैंड, मार्शल आइलैंड, फिजी आइलैंड बड़ा अच्छा साइट सीइंग प्लेस है, वहाँ पे भी पाए जाते हैं पैसिफिक ओशन में. वाइट संडे आइलैंड, बहीम्स आइलैंड रीजन एंड सबसे फेमस ऑस्ट्रेलिया का क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ. ग्रेट बैरियर रीफ से जो समुद्री जहाज होते हैं, जो इनके नाविक होते हैं, वो बड़ा इंटेलिजेंट नाविक जो होते हैं उनको पता होता है कि यहाँ पर ये बैरियर्स है, मीन्स रुकावट पैदा करने वाले कोरल रीफ्स हैं. तो उसके बीच में से इनको बड़े सावधानी से होकर निकलना पड़ता है. जरा से भी असावधानी हुई तो ये कोरल रीफ्स वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मूंगे की चट्टानें बन गई हैं, पहाड़ जैसे दिखाई देते हैं.
तो ये उनसे जहाज ज़्यादातर टकरा जाते हैं। अब कोरल रीफ्स कितने प्रकार के होते हैं? कोरल रीफ्स 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है फ्रिंजिंग रीफ्स, दूसरा बैरियर रीफ्स और तीसरे हैं एटॉल्स। अब इनके बारे में हम पढ़ें। फ्रिंजिंग रीफ्स, फ्रिंज मतलब फ्रिल या मार्जिन पे जैसे उभार होते हैं। अभी मैं डिटेल्स में बताती हूँ क्या होते हैं। कोरल रीफ्स विच आर टर्म्ड एज फ्रिंजिंग रीफ्स, ये क्या होंगे? समुद्र के किनारे ही मिलते हैं, शोर्स के आसपास जहाँ समुद्र की लहरें मिट्टी से आके मिलती हैं वहाँ ये फ्रिंजिंग रीफ्स मिलते हैं। कई बार कोई वोल्केनिक आइलैंड्स होते हैं जहाँ पे कि वोल्केनो का इरप्शन होता है, उधर भी ये फ्रिंजिंग रीफ्स दिखाई देते हैं। ये फ्रिंजिंग रीफ्स समुद्र के किनारे पे कुछ मीटर तक ये या कुछ मील्स तक, 1/4 मील तक ये स्प्रेड आउट होते हैं। अब इनमें रीफ्स की एजेस दिखेंगी या फ्रंट दिखेगा, मींस हल्का किनारी होगा। यहाँ पे एक्टिव कोरल ग्रोथ अकर होती है और ये फ्लैट सरफेस बना लेते हैं धीरे धीरे, हार्ड फ्लैट सरफेस बना लेते हैं जिसको कि रीफ फ्लैट कहते हैं। रीफ फ्लैट में कहाँ पाया जाता है? ये फ्रंट में पाया जाएगा। रीफ फ्लैट कहाँ होगा? आगे भी होएगा और ये किनारे पर भी होगा। वहाँ पे समुद्र के किनारे में कोरल सैंड और मड भी होगी, वहाँ पे डेड कोरल्स और जो अदर डेब्रिस ऑफ अदर शेल्ड एनिमल्स भी पाया जाता है। और ये स्कारलेट टू ब्राउन ग्रीन कलर का, हल्के ग्रीन कलर का भी होता है। अब क्या होता है, जो सी में सीवर्ड स्लोप होता है, मींस पानी की तरफ जाता है, तो वो पानी की तरफ थोड़ा ढलान लिए हुए सीवर्ड स्लोप लिए हुए ये कोरल्स होते हैं। ये नीचे की तरफ बढ़ते रहते हैं, कम से कम 20 फैथम गहराई तक ये पाए जाते हैं। इनको बोल्डर जोन कहते हैं। बोल्डर मीन्स बहुत बड़ा सारा पत्थर। समटाइम्स व्हाट हैपन्स, ये आइलैंड एंड बोल्डर जोन दोनों पास पास आ जाते हैं और एक इनर फ्लैट सरफेस को एनक्लोज कर लेते हैं या एनसर्कल कर लेते हैं, जो कि बीच में से हॉलो या शैलो लेक लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक छोटा कटोरा या गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि आसपास क्या हो गया, आइलैंड हो गया और इधर साइड में भी उसके हल्के हल्के बोल्डर्स कोरल के ग्रो होने लग जाते हैं, जिससे कि बीच में शैलो या खाली रीजन रह जाता है, जो कि एक लेक या छोटे से पॉन्ड के जैसा दिखाई देता है। तो ये तो फ्रिंजिंग रीफ्स थे। अब बैरियर रीफ्स का क्या है प्रॉपर्टी? बैरियर रीफ्स सेम होते हैं फ्रिंजिंग रीफ्स जैसे, परंतु ये दे आर लोकेटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द शोर। ये किनारे से कुछ दूरी पर बैरियर रीफ्स प्रेजेंट होते हैं और ये लैंड से दूर होंगे, मतलब किनारे से दूर होंगे, और एक वाटर स्ट्रेच होगा, लैंड से सेपरेट करता रहेगा वाटर जो आएगा, उसको लगून्स कहते हैं। यहाँ पे आधा माइल से लेके 10 माइल तक या 60 से लेके 1000 फुट डीप तक ये बैरियर रीफ्स का फॉर्मेशन होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया विच एक्सटेंड्स ओवर 1200 माइल्स लॉन्ग है वो, एंड अप टू 90 माइल्स फ्रॉम द शोर, मीन्स दे आर अवे फ्रॉम द शोर। बैरियर रीफ्स आर although same like the fringing reefs, but they are located some distance away from the shore. ठीक है, शोर से अलग रहते हैं ये। अब they are separated from land by a stretch of water. लैंड और बैरियर रीफ के बीच में पानी होता है, पानी से सेपरेटेड होते हैं, इसको लगून भी कहते हैं। मीन्स बैरियर रीफ, वाटर एंड देन दी शोर, इस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वो एक गोल सर्कल या डिस्टिंक्शन हो जाता है बिटवीन लैंड या शोर एंड द बैरियर रीफ। अब तीसरा वाला होता है एटोल और एटोल रीफ। इनको हम कोरल आइलैंड्स कहते हैं या लगून आइलैंड्स कहते हैं, क्योंकि दे आर इरेगुलर, मोर और लेस दे आर सर्कुलर इन शेप या हॉर्स शू शेप होते हैं। हॉर्स शू शेप मतलब घोड़े की नाल के जैसा आकार है उनका। और दे डोंट एनक्लोज एनी आइलैंड, इनके बीच में कोई मिट्टी का टापू नहीं होता, बट दे एनसर्कल दी लगून, वो पानी के को पानी के आसपास एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उसको हम एटोल कहते हैं या एटोल रीफ कहते हैं। तो हमने देखा दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ या 3 काइंड्स ऑफ कोरल रीफ विच आर जनरली फाउंड।
इनकी लोकेशन अब हम देखते हैं। ये देखो, दीज आर दी डायग्राम्स। देखो, ए में फ्रिंजिंग रीफ है, बी में फ्रिंजिंग रीफ का सेक्शन दिखाया, ए तो फ्रिंजिंग हो गया, सी बैरियर रीफ देखेंगे हम, और ई में हम एटॉल रीफ देखते हैं। अब देखो, ए इज द फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ मतलब ये आइलैंड था, बीच में आपको आइलैंड दिख रहा है, मिट्टी का जो आइलैंड था उसकी जो किनारी है उसके आसपास फ्रिंजिंग रीफ का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे फ्रिंजिंग रीफ में और डिपोजिशन होता जाएगा और ग्रो करते जाएंगे, परंतु ये लैंड की तरफ ही उधर वाटर की तरफ बढ़ते जाएंगे। और आइलैंड बीच में है, मतलब आइलैंड तो ऊंचा टापू जैसा, उसके किनारों पर फ्रिंजिंग रीफ का निर्माण दिखाई दे सकता है। अब सी में देखो, बैरियर रीफ। बैरियर रीफ में मैंने बताया था कि दे आर अवे फ्रॉम द लैंड। अवे फ्रॉम द लैंड है, वो आइलैंड दिख रहा है और आइलैंड के आसपास वाटर दिखेगा। फिर बैरियर रीफ जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है वो बैरियर रीफ का निर्माण है, और फिर वापस दे आर सराउंडेड बाय वाटर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक सर्कल जैसा या रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। तो दिस इज द बैरियर रीफ। अब हम ई पे चलें। ई इज द एटॉल। एटॉल में क्या हो रहा है, ये आइलैंड के ऊपर नहीं दिखाई दे रहे, परंतु दे आर सराउंडेड बाय वाटर। कटोरी जैसे जो वाटर बीच में आ गया, फिर बीच बीच में छोटे छोटे पैचेस में ये अटॉल्स बन गए हैं, या छोटे से टापू जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, परंतु ये टापू किसके बने हुए हैं, कोरल के बने हुए हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ई वाला, दिस इज द एटॉल रीफ। तो ये देखो डायग्राम किस तरह से निर्माण हो रहा है, बीच में पाया जा रहा है, कोई कुछ किनारे पे मिल रहे हैं, कोई आइलैंड की मार्जिन्स पे है। तो दीज आर दी 3 काइंड्स ऑफ कोरल रीफ्स। अब ये जो टर्म अटॉल है ये मालदीव लैंग्वेज से डिराइव करी गई है। अटोलू मतलब अटोलू वेरी। दिस प्रोविंस is a circular reef broken by many channels of water. अब encircled lagoons जो होते हैं vary from few miles to 40 to 50 miles. आउटर साइड ऑफ द रीफ कैसा होगा, स्लोप में होगा, मीन्स पहाड़ी जैसा बन गया, स्लोप हो गया। एंड डीपली ओशन में ये डीप ओशन होता है, उसके किनारे पर वो होता है। अब इसकी certain theories for reef formation had been given by different scientists, जो कि एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इनकी वर्टिकल थिकनेस कैसे बढ़ रही है, कि ये इनका हैबिट कैसा है, और ये नीचे कैसे पहुंच जाते हैं या नीचे से ऊपर कैसे आ जाते हैं। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने कुछ कुछ थ्योरीज दी हैं। तो डार्विन डाना थ्योरी ऑफ सब्सिडेंस क्या कहता है, फर्स्ट थ्योरी क्या कहती है, इन 1831 डार्विन जो था, जो हमने पढ़ा है डार्विन के बारे में काफ़ी, डार्विन ने क्या करा, क्या नोटिस किया कि वो वाली जगह जहाँ पर कि कोरल रीफ बनते हैं वहाँ पे सिंकिंग लैंड होता है, मतलब डूबा हुआ लैंड था, कभी पास्ट में कभी डूबा हुआ लैंड था। देयरफॉर उसने क्या अज्यूम करा, उसने क्या सोचा कि कोरल्स कहाँ से स्टार्ट हुए, फ्रिंजिंग रीफ जैसे, मीन्स जो लैंड डूबा हुआ था उसके किनारों से कोरल रीफ्स का निर्माण शुरू हो गया, और इनके स्लोपिंग शोर्स बन गए जो कि आइलैंड के पास भी पहुंच गए, जो कि शैलो ट्रॉपिकल सी की तरफ सराउंडेड थे। क्या अज्यूम करा उसने, ही अज्यूम दैट द कोरल स्टार्टेड देयर ग्रोथ एज फ्रिंजिंग रीफ्स अराउंड द स्लोपिंग शोर्स ऑफ द आइलैंड। जो लैंड पहले से डूबा हुआ था वहाँ पर ये पाए गए थे, और उनके किनारे पर इनका निर्माण या उगना शुरू हो गए। अब सी फ्लोर क्या था, then started in the region of the reef followed by the upward movement and outward growth of the coral. द सिंकिंग आइलैंड कैसा था, सिंकिंग आइलैंड जो था वो धीरे धीरे छोटा छोटा होता गया, क्योंकि ये कोरल रीफ इतने बड़े बड़े होते गए, और फाइनली वो जो सिंकिंग आइलैंड था वो डिसअपियर हो जाता है, और बैरियर वॉल जो होती है इट बिकम्स एन एटॉल। ये देखो वोल्केनिक ये जो था, ये जो वोल्केनिक बेसाल्ट दिख रहा है ए डायग्राम में, इसकी जो स्लोपिंग शोर जो है, इसका मीन्स किनारा जो है, वहाँ पे फ्रिंजिंग रीफ्स का निर्माण होना शुरू हो गया। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो ये आइलैंड था वो डूबता गया, नीचे होता गया, पानी ऊपर आता गया, और इसके जो फ्रिंजिंग रीफ्स जो थे वो उनका उगना शुरू हो गया, बढ़ते गए, और वो एक लेगून या सी से
स्ट्रक्चर बन गया, डिप्रेशन सा, वहाँ पे वाटर इकट्ठा हो गया और ये एटोल टाइप फॉर्मेशन ऑफ द कोरल्स हैव अकर्ड। तो ये तो बनता गया फॉर्मेशन ऑफ एन एटोल कैसे हुआ। अब दूसरी थ्योरी थी सबमर्ज बैंक थ्योरी। सबमर्ज बैंक थ्योरी में क्या कहते हैं कि साइंटिस्ट ने क्या अज्यूम करा कि कोरल्स ग्रो टू फॉर्म रीफ्स ऑन फ्लैट प्री एग्जिस्टिंग सरफेस ड्यूरिंग और आफ्टर देयर सबमर्जेंस। मीन्स जो फ्लैट सरफेस था आइलैंड का, वो डूबने के बाद, उसके डूबने के बाद या सबमर्ज होने के बाद कोरल्स ग्रो हो जाते हैं। दिस इज ब्रॉट, ये कैसे पॉसिबल होता है? दिस इज ब्रॉट बाय द इरोजन एंड ड्यूनिडेशन ऑफ एन आइलैंड बोथ अबव एंड बिलो वाटर। इनका निर्माण कैसे हुआ? जब पानी के बहाव से जो आइलैंड था वो ऊपर से भी वो कटता गया और नीचे से भी वो कटता गया, जिसके कारण कोरल्स ग्रो होते गए। और ये आइलैंड इज टोटली रिप्लेस्ड बाय द submerged plateau and builders will produce an atoll और अल्टीमेटली अटोल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब तीसरी थ्योरी थी डाली ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी। ये थ्योरी इट वाज पुट फॉरवर्ड बाय साइंटिस्ट डाली। डाली ने क्या करा, इसने अज्यूम करा कि ड्यूरिंग लास्ट ग्लेशियल पीरियड द वाइडली एक्सटेंडिंग पोलर आइस कैप्स जो थे ओवर अ माइल इन थिकनेस वर फॉर्म्ड। दिस लोअर्ड द सी लेवल। जब आइस कैप्स बन गई तो उससे क्या हुआ, सी लेवल नीचे चला गया, 150 फीट के करीब और नीचे चला गया और वहाँ पे फ्लैट प्लेटफॉर्म्स ऑफ सैंड एंड मड डिपोजिशन अकर हो गए। ठीक है, वाटर करंट्स के एक्शन द्वारा इस तरह के फ्लैट सर्फेसिस बन गए। अब ड्यू टू लो टेम्परेचर ऑफ द आइलैंड्स तो ग्रोथ ऑफ कोरल कम हो गई, क्योंकि कोरल्स को वार्म टेम्परेचर सूट करते हैं। इसलिए जब आइस जब मेल्ट हुई, सी लेवल्स अराइज हुए, सी लेवल बढ़ा तो मोर एंड मोर वाटर्स कवर्ड द प्लेटफॉर्म को कवर कर लिया उस फ्लैट आइलैंड को, और सी टेम्परेचर्स राइज होते गए, अब 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो गए और जो सूटेबल हो गए फॉर कोरल ग्रोथ। उससे क्या हुआ कि कोरल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये तो इसने डाली ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी उसने बताई। अब सुपर मुरे सॉल्यूशन थ्योरी ने क्या कहा, सर जॉन मुरे ने कहा कि माउंट्स आर फॉर्म्ड अपॉन द सी बॉटम बाय डिपोजिशन ऑफ लाइमस्टोन स्केलेटन्स ऑफ मैनी एनिमल्स। मतलब बहुत सारे एनिमल्स के जो आउटर स्केलेटन्स जो डेड होते गए, उनके स्केलेटन्स बॉटम में डूबते गए, बॉटम में पहुंच गए। जैसे शेल्स ऑफ मॉलस्क थे, स्टारफिश थी, सी कोरल्स थे, उन सब की शेल्स नीचे पहुंच गई समुद्र की तली में। वहाँ से उन पे कोरल्स ग्रो होने लग गए और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वाटर सरफेस तक आ गए। ठीक है, बैरियर रीफ क्या करेंगे फिर इसमें आउटर एज पे रिजल्ट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ग्रोथ, ये आउटर एज पे अटोल लाइक प्रोडक्शन दिखाई देगा, कोरल रॉक्स का निर्माण भी होगा और धीरे धीरे ये जो आइलैंड था वो फ्लैट इन स्ट्रक्चर हो जाएगा, प्लेटू जैसा हो जाएगा। इट विल बी सराउंडेड बाय वाटर एंड बीच में क्या होगा, कोरल का निर्माण हो जाएगा। अब स्ट्रकबरीज वोल्केनिक क्रेटर थ्योरी ने क्या कहा, क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रकबरी द कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड एट द क्रेटर ऑफ वोल्केनो इन द पैसिफिक ओशन। समुद्र की तली जो है पैसिफिक ओशन के बॉटम में क्या है, वोल्केनो इरप्शन होता है। तो उसने स्ट्रकबरी ने क्या कहा कि इनकी कोरल रीफ्स का निर्माण जब होता है, एक वोल्केनो का जो क्रेटर होता है उसका माउथ जो होता है उसके आसपास इनका निर्माण होता है। अब लैगून मतलब वाटर एरिया जो होता है, कुछ रीजन में वाटर एरिया बन जाता है डिप्रेशन से, तो कोरल्स की कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहती है एंड अल्टीमेटली दे कम आउट फ्रॉम द वाटर सरफेस और ऊपर से दिखाई देने लग जाते हैं। परंतु दिस थ्योरी इज आल्सो नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री। तो ये तो हमने पढ़ा कि इनके बारे में क्या क्या अपन ने डिटेल्स पढ़े। नाउ वी कम टू दी नेक्स्ट, पढ़ेंगे अपन फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ्स किस प्रकार होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिर बताती हूँ कि हाउ दी फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ्स एंड टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स इज फॉर्म्ड। Till then, I call off my class and we'll meet in the next class and I'll continue with the formation of coral reefs. Okay.